हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। कैसे आप लोग? तो आज आपके सामने लाया हूं फिजिक्स का इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि क्लास 10 के लिए। आप किसी भी स्टेट को हो, किसी भी बोर्ड से हो, कोई दिक्कत नहीं, सभी बोर्ड में फिजिक्स रहता है क्लास 10 के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोग सवाल पढ़ेंगे वो 6 से 7 सवाल आपको मिलेगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। और आप उसको याद करिए। मुझे उम्मीद है कि वो सब सवाल शायद याद होगा। अगर आपको याद है तो एक बार देख लीजिए, रिवीजन हो जाएगा, है ना, 10 मिनट की वीडियो। अगर याद नहीं है तो बस कोशिश कीजिए कि याद कर ले, चाहे जैसे भी, हर हाल में, चाहे रो करके चाहे हंस करके, ठीक है, याद करना चाहिए। चलिए सवाल देखो यहाँ पे क्या होगा। पहला सवाल है, सवाल कोई हार्ड नहीं है फिलहाल, यहाँ पे छोड़ चलो। सवाल बोलता क्या कि गोलीय दर्पण द्वारा प्रवर्तन के लिए नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी। तो चिन्ह परिपाटी एक आता है सवाल कि चिन्ह परिपाटी लिखने का है। तो चिन्ह परिपाटी आपको बताना पड़ेगा। जैसे कि जो गोलीय दर्पण परिवर्तन जो होता है उसके लिए एक चिन्ह परिपाटी, मतलब इस तरह से जो होता है ना, ग्राफ टाइप का, उस तरह आपको बताना पड़ेगा। देखिए क्या है, बिंब सदैव दर्पण के बाईं ओर बनता है ना। गोलीय दर्पण में बताया जा रहा कि बिंब जो बनेगा, जो प्रतिबिंब बनेगा, सदैव जो है दर्पण की तरह बाईं ओर बनेगा, दाईं ओर नहीं बल्कि बाईं ओर बनेगा, ठीक है। दूसरा है, मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं, है ना। मुख्य अक्ष के समांतर जो है जितनी सारी दूरियां हैं दर्पण के ध्रुव से क्या करते हैं, मापी जाती हैं। अगला देखो, मूल बिंदु के दाईं ओर की दूरियां धनात्मक होती है और बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक होती हैं। मतलब ये जो ना, इस तरह से जब बनाएंगे आप दर्पण बनाएंगे तो यहाँ गोलीय दर्पण बोला जा रहा। तो इधर जो दाएं, आपको तो पता है दाएं तरफ पॉजिटिव होता है, बाएं तरफ नेगेटिव होता है। तो ये बोला दाएं तरफ जो दूरियां वो धनात्मक होगी और बाएं तरफ दूरियां क्या हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। फिर बोलता क्या कि मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर मापी जाने वाली दूरियां धनात्मक होती हैं। आपको पता है, आप क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े होंगे कि अगर ई मुख्य अक्ष मान लें यहाँ पे है तो ऊपर, अगर ऊपर हम जाएंगे तो ऊपर की प्लस में जाएंगे और नीचे जाएंगे तो ऋणात्मक में जाएंगे। वही बोल रहा कि मुख्य अक्ष के लंबवत या ऊपर की ओर मापी जाने वाली दूरियां धनात्मक मानी जाती हैं। मुख्य अक्ष के लंबवत और नीचे की ओर मापी जाने वाली दूरियां ऋणात्मक मानी जाती हैं। तो ये 2-3 पॉइंट तो आपको याद हो गया हो जिससे आप इसको चाहो तो एक अलग अलग पॉइंट बना सकते हो। इसको मूल बिंदु के दाईं ओर दुनिया ऋणात्मक होती है, एक पॉइंट इसको बना सकते हो। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हो कि मूल बिंदु के बाईं ओर दुनिया ऋणात्मक होती है। तो दूसरा पॉइंट यहाँ बना सकते हो। तो आप जानते हैं मूल बिंदु के दाईं ओर धनात्मक, बाईं ओर ऋणात्मक, ऊपर है धनात्मक, नीचे है ऋणात्मक, है ना। और बाकी ये दोनों है जो कि आपको याद करना है। बाकी ये सब तो याद ही है। चलिए अगला सवाल देखो। ये भी सवाल बहुत बड़े एग्जाम में आया और आपको याद होना चाहिए कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं आकाश में, है ना। इम्तिहान में 3-4 बार देखा गया कि आया है। तो याद करना जरूरी है, और याद करना तो जरूरी है, लेकिन यहाँ पे मतलब अगर यूनिवर्सली देखा जाए तो ये भी जरूरी, जानना भी जरूरी कि तारे क्यों टिमटिमाते। पढ़ रहे तो जरूरी है ना। जब तारे का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है ना, जब तारे का जो प्रकाश होता है अगर पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो उसे बढ़ते हुए अपवर्तनांक वाले माध्यम से गुजरना पड़ता है ना। तो मतलब कि जब तारे का जो प्रकाश है पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो क्या होता है, बढ़ते हुए अपवर्तनांक वाले माध्यम में गुजरना पड़ता है, ठीक है। उसके कारण तारों का प्रकाश लगातार पृथ्वी की त्रिज्या की तरफ मुड़ता है। तारों का प्रकाश क्या होता है, पृथ्वी की त्रिज्या की ओर मुड़ता है। माध्यम के अपवर्तनांक में अनियमित उतार चढ़ाव होते रहता है। जैसे कहाँ, जहाँ पे ज़्यादा घनत्व है, कहाँ पे ज़्यादा कम घनत्व है, कहाँ पे ज़्यादा घनत्व है। तो ये मतलब अपवर्तनांक जो है उतार चढ़ाव कम बेसी होते रहता है, जिसके कारण तारों का प्रकाश कभी हमारी आंखों तक पहुँचता है, कभी नहीं पहुँचता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो तारे से जो प्रकाश निकलती है तो वायुमंडल से जब आती है ना, वायुमंडल में होती हुई प्रकाश आती है हमारे पास जब हम देखते हैं। अच्छा, कोई भी वस्तु को आप जब देख रहे हैं ना तो उसका जो प्रकाश आपकी आंखों में पड़ रहा है तभी आप देख पा रहे हैं। आया समझ में? कोई भी चीज़ को आप देख रहे हैं तो वहाँ से लाइट जो है टकरा करके आपकी आंखों में पड़ रहा है। तो अगर आप तारे को देख रहे हैं तो बहुत खुशकिस्मत है आप कि तारे इतना दूर है, उसका जो लाइट आपकी आंखों में पड़ रहा है तभी आप उसको देख पा रहे हैं। वही रिफ्लेक्ट वही होता है। पढ़ने के बाद, अगर पढ़ने के बाद रिफ्लेक्ट ना हो तो आप देख ही नहीं पाओगे। किसी व्यक्ति को आप देख रहे हो तो मतलब पहले लाइट वहाँ गई और वहाँ से टकरा के आपकी आंखों पे आई तब आप उसको देख रहे हैं, ठीक है। तो वही बोल रहा कि यहाँ पे तारे का हम कैसे देखते हैं, जब वायुमंडल से जब गुजरती है ना तो अपवर्तनांक के माध्यम में उसको गुजरना पड़ता है ना। अपवर्तनांक समझते हैं, इसके कारण तारों का प्रकाश कब पृथ्वी की ओर मुड़ता है, कभी कम कभी ज़्यादा हो जाता है, अनियमित रूप से उतार चढ़ाव होते रहता है। तो जिसके कारण हमको लगता है कभी तारा दिख रहा, कभी मतलब जब तारा की रोशनी पड़ेगी आपकी आंखों में तो आपको दिखेगा, जब नहीं पड़ेगी तो बंद हो जाएगा। तो झिलमिल हल्का हल्का लगता है, झिलमिल हो रहा है ना, झिलमिला रहा, वही बोलता है टिमटिमा रहा है।
ओम का नियम, ये आपका 2 नंबर वाला सवाल है जितना मैं इसमें बता रहा हूँ। तो ओम का नियम तो लॉन्ग आता है, प्रूफ करने के लिए आता है, ठीक है, वो भी मैं आपको बना दिया हूँ वीडियो, अगर बोलेंगे तो फिर से बना देंगे। ओम का नियम लिखना आपको, ठीक है। चलिए, तो सिंपल सा नियम अगर जानना है 2 नंबर में तो काफ़ी इतना लंबा है ना। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप आदि कोई परिवर्तन ना हो तो उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसे प्रवाहित धारा के अनुक्रमण अनुपाती होता है। यानी कि बोला जा क्या जा रहा, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं है ना, किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप आदि में कोई परिवर्तन ना हो, कोई परिवर्तन ना हो, ताप में कोई परिवर्तन ना हो तो उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर उससे प्रवाहित होने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है ना। यानी कि कहा जा रहा है कि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, कोई चालक तार है, ठीक है, मान लोहा का तार है, तांबा का तार, कोई तार है। अब उसका जो भौतिक अवस्था यानी कि हीट हो गया या कुछ और है, उसमें कोई परिवर्तन ना हो, यानी कि जिस जगह पे है उसी जगह पे, मतलब जैसे कि 40 डिग्री सेल्सियस पे तो 40 डिग्री पे, 35 पे तो 35 पे, मतलब ताप परिवर्तन ना हो। अब उसके सिरा पे, दोनों सिरा पे जो लगाया गया विभवांतर है ना, उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसे प्रवाहित धारा, जो धारा प्रवाहित होगा और जो विभवांतर यहाँ पे लगा हुआ है उसकी क्या होगा, अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती बोलते हैं मतलब विपरीत बोलते हैं, है ना, विपरीत बोलते हैं, अनुक्रमानुपाती, ठीक है। तो ये v बराबर आर आई के बराबर होता है। v क्या होता है, अनुक्रमानुपाती आई एप्सिलॉन है ना, v जो है इसके बराबर होता है। v अनुक्रमानुपाती कैसे बोलते हैं, अनुक्रमानुपाती आई, और r यहाँ पे क्या है, नियतांक है। r क्या है, नियतांक है। तो एक सवाल ऑब्जेक्टिव में आता है कि इनमें से नियतांक कौन है प्रतिरोध में, तो आर क्या है, प्रतिरोधी तो है ना, आर क्या हमारा प्रतिरोध होगा, तो नियतांक आंसर हमारा क्या होगा, ये होगा, ठीक है। तो इसको आप याद जरूर कर लीजिए। अगला सवाल बोलता है कि विद्युत आवेश क्या है, विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं, जानते हैं विद्युत आवेश क्या है, विद्युत धारा जानते हैं आप, लेकिन विद्युत आवेश भी आपको जानना जरूरी है कि विद्युत आवेश होता क्या है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के सतत प्रवाह को विद्युत आवेश कहते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन जो कंटिन्यू जो फ्लो करता है ना, इलेक्ट्रॉन जो कंटिन्यू फ्लो करता है, जैसे आप बिजली स्विच ऑन करते हो तो करंट मारती है, करंट मारने का कारण ये है कि उसमें जो इलेक्ट्रॉन है, किसी भी धातु का कोई भी तार हो या कुछ भी हो, इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी मौजूद है उसमें, ऑलरेडी पहले से जो है इलेक्ट्रॉन क्या है वहाँ पे मौजूद है। आप जैसे ही स्विच ऑन करते हो, तो जब स्विच ऑन नहीं किए थे उस टाइम जो है ना स्थिर अवस्था है ना, और विरामावस्था बोलते हैं, मतलब आराम से, मतलब बढ़ घट नहीं रहा, एक ही जगह रुका हुआ है, ठीक है। और जैसे ही यहाँ से स्विच ऑन किए बढ़ना शुरू कर दिया, बढ़ना शुरू कर दिया, जब बढ़ना शुरू कर दिया तो आपको क्या लगता है, झटका लगता है, मतलब लगता है करंट लग गया। तो इलेक्ट्रॉन जो सतत प्रवाह मतलब कंटिन्यू जो फ्लो करता है, बढ़ता है, उसको बोलते हैं विद्युत आवेश। आवेश का मतलब चार्ज होता है, क्या होता है, चार्ज, ठीक है। आवेश का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, कूलाम होता है, जानते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है देख लीजिए, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ऐसे होगा पावर में, यहाँ पे टाइपिंग में नहीं हो पाया था वहाँ पे, ठीक है, -19 कूलाम होता है, ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन। तो सवाल ये भी बनता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो ये याद रखने वाली बात है कि एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है, ठीक है। ऋण आवेश, इलेक्ट्रॉन पे हमेशा क्या होता है, ऋण आवेश होता है, यानी कि -1.6। आपको पता है इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होता है, ठीक है। और विद्युत आवेश 2 प्रकार के होते हैं, ये थोड़ा सा आपको लिखना, विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं ये भी आपको सवाल पूछा जा रहा है। तो विद्युत आवेश 2 प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक होता है, एक ऋणात्मक आवेश होते हैं, ठीक है। आप देखते हैं, तो बस इतना ही लिखना था, उसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं था, बस कितने प्रकार होते हैं, क्योंकि 2 नंबर सवाल है तो काफ़ी होता है लिखना। 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती, 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती, ये पूछा जा रहा है आपको। यानी कि 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखा है ना, जहाँ पे चुंबक मतलब उत्पन्न होया हो, जहाँ पे चुंबक जनरेट होया हुआ, तो जहाँ पे 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, काटती नहीं, क्यों, चुंबकीय सुई सदा एक ही दिशा में की ओर इंगित करती है, संकेत करती है ना, जो चुंबकीय सुई होता है वो हमेशा जो है एक ही दिशा की ओर संकेत करती है। यदि 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो इसका अर्थ होगा कि प्रतिच्छेद बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की 2 दिशाएं हैं, ठीक है ना। और आप क्या जानते हैं कि चुंबकीय सुई सदा एक ही दिशा में होती है, चुंबकीय सुई सदा एक ही दिशा में होती है। ये भी आप याद रखें कि चुंबकीय सुई किस दिशा में होती है, तो सदा एक ही दिशा में होती है, एक ही दिशा की ओर संकेत करते हैं। अगर चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो इसका मतलब ये हो रहा कि ये चुंबकीय क्षेत्र की 2 दिशाएं हैं। और द्विसूची ने 2 दिशा, द्विसूची में 2 यहाँ पे में होगा 2 क्या दिक्सूची में 2 दिशाओं की ओर संकेत करता है, दिक्सूची में, जो संभव ऐसा नहीं है, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। तो प्रतिच्छेद
करती है ना, ये बोल रहा। तो दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं? अच्छा, तो इसलिए चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे को प्रतिच्छेद, यहाँ पे देखो नहीं छूट गया, ठीक है, नहीं करती है, ठीक है, इसे चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, यहाँ पे सुधार लीजिएगा, नहीं करती है, ठीक है। तो समझ गए चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती? क्योंकि हम जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र सदा एक ही दिशा की ओर इंगित करता है, एक ही दिशा की ओर संकेत करती है। और अगर चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये दो दिशाएं, इसमें दो दिशाएं हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं हैं, और दिक्सूची में दो दिशाओं की ओर संकेत किया है। मतलब बोलेंगे दिक्सूची में दो संकेत किया है, दो दिशाओं की ओर, जो सब ऐसा पॉसिबल इम्पॉसिबल संभव है ही नहीं है, ठीक है, कि चुंबकीय क्षेत्र जो है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें या तो दो दिशाओं में को संकेत करती है, ऐसा कभी नहीं होता। चुंबकीय सुई जो है एक ही दिशा की ओर संकेत करती है। तो इससे पता क्या चल रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है ना, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। चलिए, ऊर्जा स्रोत का वर्गीकरण निम्न वर्गों में से किन आधार पर करेंगे, किस आधार पर करेंगे? तो ऊर्जा स्रोत, ये भी फिजिक्स में लेसन है आपका, लास्ट लेसन होगा मेरे ख्याल से। ऊर्जा स्रोत का वर्गीकरण करना है और निम्न वर्गों की आधार पर करेंगे। तो पहला यहाँ पे दिया हुआ सवाल में नवीनीकरण और अनवीकरण, नवीकरणीय और अनवीकरण, जानते हैं नवीकरणीय और अनवीकरणीय, और एक है समाप्य तथा अक्षय, है ना। चलिए, तो यहाँ पे तो पहले समझ नवीकरणीय मतलब समझते हैं ना, जिसको हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, नया कर सकते हैं, यूज करने के बाद, इस्तेमाल करने के बाद उसको हम नया कर सकते हैं। और अनवीकरणीय बोलते हैं जिसको हम एक बार इस्तेमाल करें तो दोबारा नया नहीं कर सकते हैं। उस तरह यहाँ पे समाप्य है और अक्षय है। समाप्य के मतलब होता है जो खत्म हो जा सकता है, अक्षय का मतलब होता है जिसका कभी क्षय ही ना हो, मतलब खत्म ना हो, जिसको बोलते हैं ना उर्दू अमर बोलते हैं, अमर हो गया, वही अक्षय का मतलब क्या हुआ? अक्षय का मतलब हुआ जो कभी, जिसका कभी क्षय ना हो। क्षय का मतलब क्या होता है? खत्म हो जाना। तो जो कभी क्षय ना हो उसको बोलते हैं अक्षय। अब आइए एक करके यहाँ पे देखते हैं। अब क्या बोलता है, क्या ए तथा बी विकल्प समान है? ये दोनों विकल्प है, क्या दोनों समान है ये दोनों? चलिए, तो पहला यहाँ पे देखिए, नवीकरणीय अनवीकरणीय समझ लेते हैं पहले क्या होता है। नवीकरणीय स्रोत, या स्रोत ऊर्जा की उत्पत्ति तब तक करने की योग्यता रखते हैं जब तक हमारा सौरमंडल विद्यमान है। हाँ, जब तक हमारा सौरमंडल विद्यमान है, हाजिर है, तब तक हम जो इस नवीकरणीय चीज़ को, जो स्रोत है, उसको हम हमेशा इस्तेमाल कर सकते हैं। पवन ऊर्जा हमेशा इस्तेमाल कर सकते हैं जब तक सौरमंडल स्थित है। जल ऊर्जा हमेशा इस्तेमाल कर सकते हैं, कभी खत्म ही नहीं हो सकता है। सागर की लहरें हमेशा आ सकती हैं, है ना। परमाणु ऊर्जा आदि, ये सब क्या है? नवीकरणीय स्रोत है। चलिए, अनवीकरणीय स्रोत देखते हैं। अनवीकरणीय स्रोत क्या है? ऊर्जा के स्रोत लाखों वर्ष पहले विशिष्ट स्थिति में बने थे, लाखों वर्ष पहले जो एक ऊर्जा के रूप में बने थे, स्रोत बने थे, जैसे कि हम कोयला वगैरह इस्तेमाल करते हैं। एक बार उपयोग कर लेंगे तो जाने के बाद उन्हें बहुत लंबे समय तक पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता। एक बार अगर उपयोग कर लेते हैं उसको तो बहुत लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे कि आप अगर वायु जल ऊर्जा को इस्तेमाल करें तो एक बार इस्तेमाल किए वो हमेशा इस्तेमाल होते रहेगा, बढ़ते, मतलब जल ऊर्जा जहाँ से जल एनर्जी पावर बन रहा है ना, जल ऊर्जा जहाँ से बन रहा है, जहाँ से बिजली बन रहा, तो वहाँ से बिजली हमेशा, जब तक पानी है तब तक बिजली बनता रहेगा। लेकिन अगर आप कोयला का इस्तेमाल कर रहे हो, जीवाश्म में ईंधन का इस्तेमाल कर रहे हो, तो वो कुछ दिन में नष्ट हो जाएगा, ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। पेट्रोलियम हो, प्राकृतिक गैस हो, ये सब जो क्या अनवीकरणीय उदाहरण है। तो आपको मतलब क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखने को मिलता है कि इनमें से कौन नवीकरणीय है, इनमें से कौन अनवीकरणीय है, ये सब सवाल बहुत देखने को मिलता है। तो इसको देख लीजिए, समाप्य तथा असमाप्य। उसे असमाप्य कोई बोला है अक्षय, है ना, अक्षय कोई बोला असमाप्य। तो मैं बताया ना, अक्षय मतलब जो समाप्त नहीं हो सकता उसको अक्षय बोलते हैं। ऊर्जा के समाप्य स्रोत नवीकरणीय है, जबकि असमाप्य अनवीकरणीय, मतलब दोनों सेम है। समाप्य के मतलब क्या हुआ? नवीकरणीय, और असमाप्य मतलब क्या हुआ? अनवीकरणीय। समाप्य मतलब समाप्त हो जाने वाला, तो नवीकरणीय, है ना, और असमाप्य मतलब अनवीकरणीय। तो क्या यहाँ पे बोला? ऊर्जा के समाप्य स्रोत नवीकरणीय है, जबकि असमाप्य अनवीकरणीय है। चलिए, तो यहाँ पे कुछ आपको डाउट लग रहा है क्या ये सवाल में? ओके, तो चलते हैं अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल क्या बोलता है, बायोगैस के संगठन में कौन कौन से गैस है ना, बायोगैस समझ रहे हैं। तो बायोगैस के संगठन मतलब बायोगैस किस किस गैस से मिलकर बना है, कौन कौन सा गैस मिलकर बायोगैस बना है। तो बायोगैस के संगठन में कौन कौन से गैस है? देखिए, बायोगैस या जैव मुख्यतः CH4 होता है, CH4 ये मीथेन है। बायोगैस जो होता है ना, जिसको गैस, बायोगैस या जैव गैस दोनों उसी को बोलते हैं। सवाल में रहे बायोगैस में से कौन है, तो देखिए यहाँ कौन कौन बायोगैस है। CH4, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड,
कम मिश्रण है। मतलब बायोगैस में CH4 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड होता है ना, ये मिला होता है। इसमें जो है CH4 ज़्यादा मिलता है, मीथेन CH4, इसलिए बायोगैस को CH4 के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि CH4 जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में 65% मीथेन होता है, जिस कारण यह उत्तम ईंधन, सबसे उत्तम ईंधन किसको बोला गया? बायोगैस का। तो आपके सवाल एग्जाम में आता है ऑब्जेक्टिव में कि इनमें से सबसे उत्तम गैस कौन है, तो उत्तम गैस कौन होगा? बायोगैस होगा। क्यों? क्योंकि इनमें CH4 ज़्यादा मात्रा में होता है, और दूसरी बात की CO2 भी इसमें है, हाइड्रोजन भी गैस है, और हाइड्रोजन सल्फाइड भी है, H2S, ये दोनों गैसें हैं बायोगैस में। ठीक है, तो उत्तम गैस किसको बोला गया? बायोगैस का। याद रखेंगे सवाल, उत्तम गैस किसको बोला गया? बायोगैस का बोला गया। ओके, तो ये आपका फिजिक्स का कुछ इंपॉर्टेंट सवाल था। इसके बाद और लॉन्ग वाला मैं सवाल आपके पास लाता रहूंगा। अच्छी लगी वीडियो तो कमेंट करना, बताना अपना राय। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय।